Hello, friends. Hope you all are doing well. As I committed, I'm going to start the series of videos for learning fundamental analysis so that you can pick your stocks, you can judge whether to stay invested, whether to exit from one particular stocks. You also will be able to manage your own portfolio if you listen to the entire video series the way I'm intended to build this entire series. So what I am going to do here, I'm going to split the entire curriculum into two hubs. The first one will be from the very scratch so that everyone can understand and can build the concepts from the very basic. So these are for the layman in the market in layman's term, and uske upar we will try to build the higher concepts so that your foundation becomes very strong. तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस. I will start with a very basic concept, but very important. This is called top down approach. जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं देन वी डू दिस टॉप डाउन अप्रोच. दिस इज मैंडेटरी. क्या होता है ये टॉप डाउन अप्रोच? उसके लिए आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन. The first concept, which is very important and everyone must know, this concept is called top down approach. This top down approach यानी कि I'm just trying to share my screen, which is not happening actually. Okay, I hope it is done already. Yes. So the first concept is top down approach. क्या होता है ये top down approach? ये एक सबसे पहले एक होता है, I will say this is the economy. ठीक है. Economy is the first layer of the top down approach. It's like a funnel, right? It's like a funnel. तो इकोनॉमी इज, यू कैन कंसीडर इकोनॉमी इज द मैट्रिक्स. एंटर मैट्रिक्स आपके इकोनॉमी है. ठीक है. एंड उसके बाद जो होता है आफ्टर इकोनॉमी यू विल फाइंड सेक्टर्स. देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज वॉट एवर यू से. सो लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स आर देयर इन द इकोनॉमी, राइट. और उसके बाद उस सेक्टर के अंदर देयर आर वेरियस कंपनीज, राइट. तो ये जो एंटायर प्रोसेस है टू स्टडी द मार्केट और लेट्स से टू study the market for finding out stock or whatever. So we follow this top down approach. Economy is the first layer of the matrix, sorry, first layer of the study. क्यों इकोनॉमी सबसे पहले पहले आता है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट एवरीथिंग इज विद इन इकोनॉमी. सारा आप सेक्टर स्टडी करोगे, कंपनी स्टडी करोगे, आप एक स्टॉक में पोजीशन लोगे, जो भी करोगे दैट इज विद इन इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं करता है देर इज अ वेरी रेयर चांस कि your sector will, one sector will do good, one company will do good, right. तो this is called मतलब इकोनॉमी के साथ जो एक रिस्क अटैचमेंट है दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक रिस्क. मतलब एवरीवन इन द सिस्टम गेट्स affected or impacted when the adverse scenario, adverse situation comes. So that is why economy is something which is unavoidable. आप कोई सेक्टर में जा रहे हो, आप कोई कंपनी में पोजीशन लेना है, तो उसके लिए वो कोई भी कंपनी हो आपको इकोनॉमी समझना पड़ेगा. तो खराब टाइम में सारा चीज खराब करता है. एंड खराब टाइम मतलब व्हेन इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट फेवरेबल देन एवरीथिंग, नथिंग इज इन योर फेवर. आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे सो दैट विल कम आउट विथ नेगेटिव रिजल्ट, राइट. तो इसीलिए इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझना होगा. नेक्स्ट नेक्स्ट इज सेक्टर. सेक्टर होता है इकोनॉमी में काफी सारा सेक्टर्स है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जैसे मान लीजिए बैंकिंग है, बहुत सारा सेक्टर्स है इसमें. ऑयल एंड गैस है, सीमेंट है, स्टील है,
लॉजिस्टिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल है, एग्रोकेमिकल है, फर्टिलाइजर है, सो मेनी सेक्टर्स आर देयर विद इन दैट इकोनॉमी। ठीक है, तो दैट इज वाई सेक्टर कम्स नेक्स्ट टू इकोनॉमी। और सेक्टर में, एक एक सेक्टर में स्टॉक्स होता है। सेक्टर आप मान लो कि ऑयल एंड गैस आते हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, एक्सप्लोरर कंपनीज जैसे ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, राइट। उसके साथ आप मान लो कि प्राइवेट एक्सप्लोरर्स है, जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरर जैसे कंपनीज है। तो दिस इज सेक्टर, राइट। तो वैसा डिफरेंट ऑयल एंड गैस का रेफरेंस दिया हम। अब सीमेंट ले लो, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी, अंबुजा, डालमिया, बहुत सारा कंपनीज है। ये सारा कंपनीज लेके ये सेक्टर हो रहा है। तो आई होप अब तक आपको एक क्लैरिटी आ चुका है कि इकोनॉमी, सेक्टर और कंपनीज लेके कैसे ये टॉप डाउन अप्रोच हो रहा है। तो टॉप डाउन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इकोनॉमी कम्स फर्स्ट, ये टॉप में है। मतलब ये अगर टॉप में है, अगर सोचते तो आप यू कैन कंसीडर लाइक इकोनॉमी इज ऑन द टॉप, उसके बाद वो इन्वर्टेड एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, उसके बाद सेक्टर है, उसके बाद कंपनीज है। तो इकोनॉमी सबसे बड़ा है और इकोनॉमी के अंदर सब कुछ है। तो इफ इकोनॉमी इज नॉट इन योर फेवर, देन हार्ड देयर आर रेयर चांस कि सेक्टर विल बी डूइंग इन योर फेवर और सेक्टर विल बी गुड। तो से इकोनॉमी को जज करने के लिए देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, बट आई विल नॉट स्टार्ट विद दैट बिकॉज उस वो थोड़ा क्या होता है, एकेडमिक एक्सरसाइज हो जाएगा। लाइक वी विल डिस्कस बट इन द लेटर स्टेज, एंड यू विल लूज इंटरेस्ट इफ आई स्टार्ट विथ इकोनॉमी फर्स्ट। इकोनॉमी में वी विल लार्जली डिस्कस ऑन मैक्रो इकोनॉमी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक का ही इम्प्लीकेशन मार्केट में है, जिसमें हम लोग कंट्री हम लोग का जीडीपी से लेके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से लेके, इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये बहुत सारा इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेगा। उसमें से कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स है, कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स है। बट इन दिस रिगार्ड लेट मी मेंशन, इंडेक्स ऑफ द इक्विटी मार्केट इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन index indicator of the of the economy, that is even considered as the leading indicator of the economy। कैसा कैसा सिचुएशन सोचिए, हम इकोनॉमी समझेंगे मार्केट को समझने के लिए, मगर मार्केट का ही एक लीडिंग इंडिकेटर इंडेक्स है, इक्विटी मार्केट का इंडेक्स है। ठीक है, तो व्हाट आई विल स्टार्ट विद, आई विल आल्सो नॉट स्टार्ट विद सेक्टर, आई विल स्टार्ट विद कंपनी। क्यों? क्योंकि सेक्टर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, देन इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड सेक्टर, बिकॉज सेक्टर इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो सबसे पहले कंपनी का क्या समझना होगा कि आई एम ऑल्सो नॉट डिस्कसिंग इन द फर्स्ट फेज, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी बिजनेस मॉडल एंड ऑल दो स्टफ्स, वो रहेगा हम लोग का नेक्स्ट फेज में। तो फर्स्ट फेज में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइनेंशियल्स, विच इज वेरी वेरी बेसिक, वो सबको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप मतलब यू कैन नॉट प्रोसीड, और आपका मतलब ये इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो मतलब आप मार्केट में ही नहीं हो। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखते हैं तो देयर आर फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज, राइट। फिनेंशियल स्टेटमेंट तो एकदम स्क्रैच से बोल रहा हूँ। पीपल, देयर आर वेरियस, आई आई बिलीव के आप लोग, बहुत लोग हैं जिनका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का काफी अच्छा एक्सपोजर है, मगर मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो financial statements, there are there is one called profit and loss statement. This is the first uh, financial statement what we analyze। मगर अगर आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें बैलेंस शीट कम्स फर्स्ट। ठीक है, नंबर टू इज बैलेंस शीट। For our analyst's point of view, we speak on profit and loss statement first, balance sheet, and the third is cash flow, cash flow statement, right? So ये तीन financial statements होता है जो हम लोग डिस्कस करेगा, एंड वी लाइक आवर इनिशियल स्टेज ऑफ डिस्कशन विल बी कन्फाइंड विद इन दीज थ्री टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। मगर ये समझने से पहले कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम लोग शुरू करेगा, मगर उस वो समझने के लिए आपको
और कुछ थोड़ा रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. नाउ लेट मी शो यू. लेट मी शो यू. अच्छा. लेट मी शो यू. अच्छा. आई हैव वन एनुअल रिपोर्ट ओपन इन फ्रंट ऑफ मी. अच्छा, इसके लिए मुझे दिख नहीं रहा है. जस्ट लेट मी हाइड दिस floating panel. Okay. So this is the annual report one of one particular company. कोई भी आप ले लो. हम्म, आप यहाँ से देख सकते हो. अच्छा, let me show you from here. It is easier for me to give you those annual reports, show you the annual reports. कोई भी एक कंपनी ले लो. लेट्स से एक एक प्लेन वैनिला कंपनी ले लेते हैं, वोल्टास. ठीक है. अच्छा. सो शुरू ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू देयर आर, मतलब ये जो सेक्शन है इंटायर, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देयर आर टू पार्ट्स. One is kind of manufacturing and सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होता है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होता है. सर्विस प्रोवाइडर मतलब मान लीजिए कि आईटी कंपनीज है, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट. और ये जो वॉल्टस हम खोला है सामने, तो वॉल्टस इज बेसिकली मैन्युफैक्चरर. ठीक है. ये दो टाइप के कंपनीज का, लाइक यू विल गेट लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो इसका स्ट्रक्चर वही होता है. मतलब ये दो टाइप के कंपनीज का फिनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, जिसका पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसका बैलेंस शीट और कैश फ्लो एक जैसा ही होता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता. पर बैंकिंग कंपनीज जो है, दे आर लार्जली डिफरेंट. वो बैलेंस बैलेंस शीट सेंट्रिक होता है. तो ये जो कंपनीज होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस से सेंट्रिक कंपनीज होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ले लो, आप सर्विस प्रोवाइडर्स ले लो, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सेंट्रिक होता है. जो बैंकिंग होता है, एनबीएफसी कंपनीज होता है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ये जो कंपनीज होता है, दे आर लार्जली बैलेंस शीट सेंट्रिक. तो डिफरेंस तो होता है, बहुत डिफरेंस होता है. तो इन दिस सेगमेंट आई विल लार्जली डिस्कस ऑन नॉन बैंकिंग कंपनीज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड आपका आईटी कंपनीज, मतलब सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज. ये सारा का जो नॉन बैंकिंग स्पेस है, इसमें जो कंपनीज होते हैं, उनका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइप होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेगा इन दिस सीरीज. तो आई वॉज ट्राइंग टू शो यू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ वन पर्टिकुलर कंपनी, वट एवर द कंपनी इज. मान लो ये एनुअल, दिस द एनुअल रिपोर्ट ऑफ वॉल्टस लिमिटेड. अब ये यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट क्यों? क्योंकि एनुअल रिपोर्ट से आपको सारा जानकारी मिलेगा रिगार्डिंग द कंपनी, रिगार्डिंग द सेक्टर, इवन अ फ्यू वर्ड्स ऑन द इकोनॉमी. मगर इकोनॉमी समझने के लिए हम लोग को एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है. मतलब देर आर सो मेनी सोर्सेज आई विल शो यू, फ्रॉम विच यू विल बी एबल टू डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग. यू नीड नॉट टू लुक थ्रू द आईज ऑफ द मैनेजमेंट, राइट. तो सेक्टर के लिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनुअल रिपोर्ट में काफी सारा इंफॉर्मेशन, काफी सारा जानकारी दिया जाता है. दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके साथ कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो एनुअल रिपोर्ट में ही होता है ज्यादा से ज्यादा. इसके अलावा भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट साल में एक ही बार आता है. मगर थ्रू आउट द ईयर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अपडेट्स? ऑब्वियसली मेनी ऑफ द कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज कीप ऑन शेयरिंग देयर प्रेजेंटेशन. तो वो प्रेजेंटेशन से समझ में आता है. डिस्कस करेंगे ये सारा चीज, आई विल कीप ऑन शोइंग यू. तो एनुअल रिपोर्ट में जैसे आई वाज रेफरिंग अबाउट थ्री स्टेटमेंट्स, राइट. थ्री. कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा ना, ठीक ही है. थोड़ा स्लो चल रहा है. अच्छा. आपको देखिए, आप देखिए कि एज आई वाज रेफरिंग कि व्हेन कंपनीज विल रिपोर्ट, दे विल रिपोर्ट बैलेंस शीट फर्स्ट. तो वही हुआ है यहाँ पे. सबसे पहले बैलेंस शीट रिपोर्ट किया गया है, राइट. आ गया.
तो ये रहा मेरा वॉल्टर्स का बैलेंस शीट. इन द नेक्स्ट पेज दे हैव शेयर्ड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ठीक है. एंड इन द वेरी नेक्स्ट पेज दे हैव शेयर्ड द कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर जो हम मेंशन कर रहा था. अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है कि कंसोलिडेटेड. दिस इज अ वेरी important discussion we have to have first. Afterwards we'll get into the statements. ठीक है. मगर उससे पहले एक बार आई मस्ट मेंशन अबाउट द फाइनेंशियल ईयर्स. तो आप सभी को मालूम है आज के डेट में, आई नो दैट मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड्स अबाउट द फाइनेंशियल मतलब फिस्कल ईयर एंड ऑल दोस टर्मिनोलॉजीज. फिर भी for the layman, in the layman term, let me highlight a little bit. So everywhere we will keep on writing financial year 24, financial year 25 in that way. जैसे अभी today is 30th August. तो ये जो अगस्त का स्टेटमेंट्स है, सॉरी अगस्त मंथ में हम लोग है 2024. मतलब देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है. एक है कैलेंडर ईयर, एक है फाइनेंशियल ईयर. कैलेंडर ईयर वी आर इनटू 2024. टुडे इज 30th अगस्त. 30th अगस्त, राइट. 2024. मगर ये फाइनेंशियल ईयर क्या है कि FY25, यानी कि मार्च 20 मार्च 31st फिनेंशियल लास्ट फिनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है. अभी जो फिनेंशियल ईयर चालू हो रहा हुआ है रिसेंट पास्ट, दैट इज इन अप्रैल, 1 अप्रैल 2024. दैट इज FY25 का फाइनेंशियल ईयर, जिसको FY25 भी लिखा जाता है या तो फिर 2024-2025 ऐसे भी लिखा जाता है, राइट. सो whenever we will find 24-25, यानी कि 25 it will end in 25, और FY25 मतलब इट विल एंड इन 25. तो 25 के मार्च 31st ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो. सो वी आर इनटू 2025. अब देखिए मैक्सिमम कंपनीज फॉलो दिस कन्वेंशन ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. तो ये अप्रैल 1 से लेके 31st तक जो चलता है, इसको ही फाइनेंशियल ईयर मान के चलता है. मगर इट इज नॉट अ मैंडेट फॉर द कंपनी, मगर फॉर ईज ऑफ managing everything, so most of the companies follow this follow this convention. कुछ कंपनीज है, देर आर अ फ्यू एक्सेप्शन, जो अभी भी इसको फाइनेंशियल ईयर नहीं मानते. जो मानते हैं कि कैलेंडर ईयर क्या बोलता है कि कैलेंडर ईयर इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर, यानी कि December 31st उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है. जिसका December 31st फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उसका 2024 FY24 अभी उसका शुरू हुआ है. ठीक है. लेट मी गिव शो यू वन एग्जाम्पल जो जितना मुझे याद आ रहा है. लेट मी शो यू दैट वे. मनी कंट्रोल इज अ इजी वे टू गेट द नंबर्स क्विकली, मगर इसमें पूरा डिटेल्स नहीं होता है. लेट मी शो यू. आई थिंक दिस कंपनी हैज, सारा याद नहीं रहता है इमीडिएट टर्म में, मगर लेट मी शो यू. I think ACC follows calendar year as the financial year, if I'm not wrong. अच्छा ये अच्छा सॉरी, ये 23 में कंप्लीट चेंज किया है. उससे पहले 21 तक दे यूज टू फॉलो डिसम्बर एज देयर कैलेंडर ईयर, एज देयर फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ डिसम्बर. तो उसके लिए जनवरी मतलब 2021, इसीलिए देखिए ये 21 के बाद सीधा 23 आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि 21 जो फाइनेंशियल ईयर 21 के दिसंबर 2021 के दिसंबर में खत्म हुआ है, उसके बाद जो 2022 चालू हो रहा है, वो बेसिकली दे आर कंसिडरिंग फ्रॉम जनवरी टू मार्च नेक्स्ट ईयर. मतलब 22 एंटर 22 और 23 का मार्च तक ही उसको कंसिडर करना पड़ेगा. एडिशनल 3 months मे बी इंक्लूडेड इन मार्च 23. तो वो चेंज हुआ था टाइम, मतलब कन्वेंशन वो चेंज किया था एसीसी. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. मगर क्या होता है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए
दिसंबर में खत्म हो रहा है, तो CY इक्वल टू FY, मतलब कैलेंडर ईयर इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर। ऐसा कुछ कंपनीज भी है जो जून या सितंबर को एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, ऐसा कंपनीज भी लिस्टेड है। अभी याद नहीं आ रहा है नाम, अगर ऐसा कंपनीज मिला है मुझे। MNCs में ज्यादा होता है, मतलब जो फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, जो आउट ऑफ कन्वेंशन फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, रिलेटेड टू दिस, वन मस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पे एक क्वार्टरली Q1 FY 25, हम लोग ऐसे लिखता है Q2 FY 25, 4 क्वार्टर से एक ईयर होता है। वेरी वेरी बेसिक, वो बोलने का कुछ नहीं है, यू ऑल नो दिस। तो मेरा Q1 यानी कि मेरा शुरू हो रहा है अप्रैल से, अप्रैल टू जून इज कंसिडर्ड, अप्रैल टू 31st, सॉरी 30th of June इज कंसिडर्ड एज Q1 of the financial year. Again, 1st July to 30th September is considered as Q2. 1st of October to 31st of December is considered as Q3, and from 1st of January to 31st of March is considered as Q4. ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं Q3 FY 25 और Q4 FY 25. So these are the very important division of the quarterly division of a financial year. So these are very basic. You have to always keep in mind. वो देख के ही दिमाग में आ जाएगा भाई हम कहाँ पे हैं, कौन से फाइनेंशियल ईयर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट concept what I will be discussing, as I was referring in that particular annual report. Okay, there is a one terminology written before the cash flow statement or balance sheet or profit and loss statement, that is consolidated. ये consolidated अचानक कहाँ से आ गया? So what is consolidated? देखिए, consolidated statement of profit and loss statement, consolidated balance sheet. So what is this consolidated? This is very important before getting into it. There are two concepts. One is called standalone, another one is called consolidated. स्टैंड अलोन मतलब कंपनी का खुद का बिजनेस, खुद का बिजनेस मतलब कंपनी का कोई सिस्टर कंसर्न नहीं है, या तो फिर आ, हाँ नहीं है, वही बोलना चाहिए कि देर इज नो सिस्टर कंसर्न ऑफ द कंपनी। तो सिस्टर कंसर्न कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक कंपनी जो एक्स लिस्टेड है, ये एक्स का, इसको बोलता है सब्सिडियरी, एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी अगर बोलेगा तो सब्सिडियरी। तो कौन सब्सिडियरी है, लेट मी शो यू इन दिस वे। एक्स इज द कंपनी विच इज कॉल्ड पेरेंट कंपनी, सिस्टर कंसर्न नहीं बोलना चाहिए, टेक्निकली इट इज पेरेंट कंपनी, जिसका चाइल्ड कंपनीज है। मान लीजिए कि चाइल्ड कंपनी है स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। तो ये जो चाइल्ड कंपनीज है, दे आर मे बी लाइक दिस कंपनीज आर, मतलब इसका जो होल्डिंग है, इक्विटी होल्डिंग है, तो वो आपके पेरेंट के पास है, मतलब पेरेंट का ओनरशिप है वो XYZ में। अब ये XYZ को हम लोग कभी सब्सिडियरी बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं एसोसिएट, कभी बोल रहे हैं कि जॉइंट वेंचर, राइट। तो एक्स इज द पेरेंट कंपनी हु होल्ड्स, और हु होल्ड्स द ओनरशिप ऑफ दोस चाइल्ड कंपनीज, मतलब उसके अंदर छोटा छोटा कंपनीज है जो लिस्टेड भी हो सकता है, अनलिस्टेड भी हो सकता है, जो लिमिटेड भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, राइट। तो दोज कंपनीज मे बी सब्सिडियरी, मे बी एसोसिएट, मे बी जॉइंट वेंचर। तो वो पेरेंट कंपनी का एक हिस्सा है। अब ये सब्सिडियरी, एसोसिएट, एसोसिएट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, हम शॉर्ट में लिखा JV, जॉइंट वेंचर, ये इसका डिफरेंस क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सब्सिडियरी यानी कि व्हेन पेरेंट होल्ड्स मोर देन 50%, पेरेंट होल्ड्स more than 50% stake in the
चाइल्ड कंपनी। ये जो स्मॉल एक्स है, इस स्मॉल एक्स का 50% से ज्यादा अगर कैपिटल एक्स के पास है, मतलब उसके पेरेंट के पास है, देन स्मॉल एक्स बिकम्स द सब्सिडियरी ऑफ कैपिटल एक्स, राइट? तो पेरेंट मस्ट हैव parent must have more than 50% ownership interest in the चाइल्ड कंपनी, तो वो सब्सिडियरी बन जाता है पेरेंट का। ठीक है। अब ये मोर देन 50% का मतलब क्या, 51% भी मोर देन 50% है और 100% भी मोर देन 50% है। तो इसमें डिफरेंस यही होता है, टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, वही डिफरेंस होता है। अगर मोर देन 50, अगर 100% है, उसको होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी बोला जाता है। इफ इट इज 100%, इन केस ऑफ 100% होल्डिंग ऑफ द पेरेंट इन द चाइल्ड इन द सब्सिडियरी, तो उसको होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी बोला जाता है। सॉरी, होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी बोला जाता है, राइट? इसके बाद आता है, अगर 50% से कम होल्डिंग होता है, लेस देन 50% होल्ड कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एसोसिएट। ठीक है। if the parent is holding less than 50% in the child company, मान लीजिए कि y, इन दिस केस कि y का हो सकता है 47% x होल्ड कर रहा है, तो y विल बिकम सब एसोसिएट ऑफ x। ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है, उसका मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका क्या डिफरेंस होता है, दैट इज समथिंग आई विल डिस्कस। और उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज समथिंग, मान लीजिए कि एक कंपनी है x और दूसरा एक कंपनी है एम। ठीक है। ये दो कंपनी बोला कि वी विल float a company where a separate company where X and M both will hold some percentage in that particular company। तो X एक अलग एंटिटी है, M एक अलग अलग एंटिटी है। ठीक है। ये M X के अंदर नहीं है, राइट? M X के अंदर नहीं है। तो क्या होता है कि एक्स एक सेपरेट कंपनी है, एम एस से एक सेपरेट कंपनी है, दोनों मिलके एक थर्ड कंपनी बना रहा है, मान लीजिए वो स्मॉल जेड है। तो दैट जेड इज बेसिकली द जॉइंट वेंचर ऑफ एक्स एंड एम। ठीक है, राइट? तो अब जेवी में, मतलब जॉइंट वेंचर में किसका क्या, एक्स का कितना परसेंटेज रहेगा, एम का क्या परसेंटेज रहेगा, वैसा कोई गाइडलाइन नहीं है। दोनों मिलके एक फ्रेश कंपनी अगर बनाता है, फ्रेश वेंचर करता है, तो दैट इज कॉल्ड जेवी, जॉइंट वेंचर। तो इसमें किसी का 10%, किसी का 90% भी हो सकता है, और 50-50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर फ्लोटिंग द जॉइंट वेंचर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होल्डिंग। अब थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। एज आई सेड, subsidiary, firstly our point of discussion will be subsidiary. Let me show you a few names। जैसे आपको मालूम है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट? रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ वेरी बिग कंपनी। तो इसके अंदर कितने सारे कंपनीज है, तो थोड़ा सा देखता है इसका सब्सिडियरीज कौन कौन है। देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा है इन द एनुअल रिपोर्ट, इट इज क्लियरली मेंशन्ड द नेम ऑफ द सब्सिडियरी कंपनीज। अब देखो, सो मेनी कंपनीज आर देयर। ठीक है। यहाँ पे तो 122 कंपनीज का लिस्ट मुझे मिल रहा है। तो हो सकता है इससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये हम निकाला है एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोल के कॉन्सेप्ट है वहां से। क्या होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आई विल डिस्कस। तो हो सकता है इस दौरान उस कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, तो वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का इतना इतना या इससे भी ज्यादा सब्सिडियरीज है, मतलब वेर रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड्स मोर देन 50%। ठीक है। तो ये क्यों जेवी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही फ्लोट किया है, या तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्वायर किया है किसी से, ऐसा भी हो सकता है,
रिलायंस अगर किसी से एक्वायर कर रहा है, किसी दूसरा कंपनी से मोर देन 50% स्टेक, तो दैट कंपनी बिकम्स द सब्सिडियरी ऑफ द पेरेंट, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, समझिए, दैट इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी जो जिसको जॉइंट वेंचर कहा जा सकता। ठीक है। सो दिस इज द सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी। तो आप सभी को मालूम है कि रिलायंस रिटेल वगैरह है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही सब्सिडियरी है। अब क्या होता है, बहुत टाइम कंपनीज क्या करते हैं, अपने कंपनी का एक डिवीजन को डिमार्ज कर देता है, मतलब सेपरेट बिजनेस के लिए सेपरेट डिवीजन प्रेफर करते हैं एंड डिमार्ज कर देते हैं। तो डिमार्ज जो कंपनी होता है वो सेपरेटली बिजनेस कर रहे हैं, मगर दे आर द ओनरशिप राइट रिमेन्स विद द पेरेंट। ठीक है। ऐसा बहुत सारा कंपनीज का हुआ है, जैसे गुजरात फ्लोरोकेमिकल का हुआ था, जितना व्हाट आई कैन रिकॉल 2019 में गुजरात फ्लोरोकेमिकल का हुआ था, जहां से आइनॉक्स आपका निकला था। आइनॉक्स जो क्या बोलते हैं, आइनॉक्स लिमिटेड जो एंटरटेनमेंट कंपनी है वो निकला था, आइनॉक्स विंड निकला था। ठीक है। ऑल दोस कंपनीज केम इनटू बीइंग। जैसे जीएचसीएल, गुजरात हेवी केमिकल, उससे गुजरात वो डिमार्ज कर दिया है उसका टेक्सटाइल बिजनेस, जीएचसीएल टेक्सटाइल बोल के एक कंपनी है, दैट इज ऑल्सो लिस्टेड प्लेयर, मगर इट इज सेपरेटली, मतलब दिस पर्टिकुलर, ये एक सब्सिडियरी के हिसाब से ही था कंपनी के अंदर। हाँ, मगर इसको डिमार्ज कर दिया है। नाउ इट इज अ सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर। मगर ओनरशिप इंटरेस्ट थोड़ा सा जीएचसीएल के पास है। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दो स्टेप्स। और एक इंटरेस्टिंग कंपनी आपको दिखाएगा। अच्छा चलिए, उससे पहले वॉल्टस इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। तो देखिए वॉल्टस का एक बार सब्सिडियरीज का नाम देखिए। इतना सारा यहाँ पे 15 सब्सिडियरीज दिख रहा है। यूनिवर्सल प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, वॉल्टस का सब्सिडियरी। हाई वॉल्ट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, ऐसा ही प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है। वॉल्टस सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन, वॉल्टस नेदरलैंड्स बीवी, यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट्स पीटी लिमिटेड, वेदर मेकर एफजेडी, सऊदी एनास कंपनी फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड ट्रेडिंग डब्ल्यूएलएल, लाल बख्श वॉल्टस इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड ट्रेडिंग। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द लिस्टेड एंटिटी बोल के दिखा रहा है। ये देखिए 100%, 100% मतलब वॉल्टस होल्ड्स 100% इक्विटीज ऑफ यूनिवर्सल एमईपी, ये जो पहला वाला है सब्सिडियरी, यानी कि दैट कंपनी इज द होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ वॉल्टस। ठीक है। हाई वॉल्ट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ वॉल्टस। तो यहाँ पे 15 names are getting reflected here, so I'm not getting into each and every name, those are not material for us। तो और एक कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अ कंपनी कॉल्ड आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल एक लिस्टेड प्लेयर है, आप सभी को मालूम है, जिसके पास थोड़ा सा क्या बोलता है कि एनबीएफसी है। वो एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में है, वो और कुछ बिजनेस फाइनेंस में है। along with that they have some asset management company in it, थोड़ा इंश्योरेंस डिवीजन भी है। तो कुल मिला के इट्स अ बिग सब एनबीएफसी कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल, जो आदित्य बिरला ग्रुप से बिलोंग करता है। आप देखोगे ग्रासिम एक लिस्टेड प्लेयर है। ग्रासिम इज द पेरेंट ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल बिकॉज ग्रासिम होल्ड्स लार्जर चंक ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। लेट मी शो यू, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ये जो ग्रुप है बिरला, तो इसमें काफी सारा क्रॉस होल्डिंग देखने को मिलता है। जैसे वोडाफोन आइडिया, जब वोडाफोन के साथ मार्जर से पहले आइडिया का लार्जर सेगमेंट यूज टू बी ग्रासिम्स, यूज टू होल्ड बाई ग्रासिम। ठीक है। लार्जर सेक्शन ऑफ मतलब मोर देन 50% यूज टू बी हेल्ड बाई ग्रासिम, वॉल्टर, सॉरी, आइडिया का। उसके बाद जब वोडाफोन टेक ओवर हुआ, वो स्ट्रक्चर मतलब रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, ओनरशिप मतलब परसेंटेज वगैरह कम हो गया। तो अभी भी आइडिया में 7-8% मेरे मेरे ख्याल में ग्रासिम होल्ड करता है। तो ये जो आदित्य बिरला कैपिटल, आप यू कैन सर्च हियर, मतलब आप bseindia.com में आओगे, यहाँ पे गेट कोट में अगर इफ यू राइट द नेम ऑफ द कंपनी विल फाइंड द कंपनी हियर, डिटेल्स ऑफ द कंपनी। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओगे, सो यू विल गेट टू नो अबाउट द शेयर होल्डिंग।
राइट। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप जो 69%, सॉरी 68.89% होल्ड कर रहा है, राइट। तो यहाँ कितना है, 260.21 करोड़ ऑफ शेयर्स आर, सॉरी यहाँ पे नहीं है, टोटल नंबर शेयर सेल्ड, हाँ, 260.21 करोड़ ऑफ शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कंपनी का। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए प्रोमोटर होल्डिंग एज आई वाज रेफरिंग, तो आदित्य बिरला कैपिटल का कितना परसेंट ग्रासिम के पास है, लेट्स चेक। तो अब देखो, बिरला इंस्टीट्यूट, बिरला कंसल्टेंट, मुझे मिल नहीं रहा है, लेट मी सर्च इट। ग्रासिम, ये देखिए, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड होल्ड्स 52.64% इन आदित्य बिरला कैपिटल, यानी कि ग्रासिम इज द पेरेंट ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल, एंड आदित्य बिरला कैपिटल इज द सब्सिडियरी ऑफ ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब आदित्य बिरला कैपिटल का मतलब ग्रासिम का बहुत सारा कंपनीज में होल्डिंग है अपने, मतलब उस सेम ग्रुप में। तो किसी आदित्य बिरला कैपिटल जैसे उसका सब्सिडियरी होगा, बाकी कुछ एसोसिएट्स भी है, जैसे वोडाफोन आइडिया अभी उसका एसोसिएट है, नॉट अ सब्सिडियरी, ठीक है। तो एक बार जल्दी देख सकते हैं आप आइडिया में कितना परसेंट होल्ड कर रहा है ग्रासिम, तो दैट ऑल्सो वी कैन चेक, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू क्विकली। तो ये देखने के लिए आपको वोडाफोन आइडिया में जाना पड़ेगा, उसका लिस्ट देखना पड़ेगा, वोडाफोन, सॉरी, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। चलिए जल्दी से चलते हैं उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और चलिए प्रोमोटर्स होल्डिंग में, कहाँ गया, देखिए ग्रासिम होल्ड्स एज आई सेड 8%, तो 7.62%, बहुत ठीक ही बोला है, 7.62% ग्रासिम होल्ड कर रहा है वोडाफोन आइडिया का। तो ये सब्सिडियरी नहीं है, लेस देन 50% है, तो ये सब्सिडियरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल, क्रॉस होल्डिंग्स होता है, कंपनी, एक कंपनी, मतलब हो सकता है कि आदित्य बिरला कैपिटल भी दूसरा कंपनी में होल्ड कर रहा है जो उस सेम ग्रुप का बिलोंग कर रहा है, उसमें ग्रासिम भी होल्ड कर रहा है, आदित्य बिरला कैपिटल भी थोड़ा ओनरशिप होल्ड कर रहा है, वो होल्ली ओन्ड नहीं है मगर थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, ऐसा भी सिनारियो है। जैसे हिंडाल्को, हिंडाल्को का क्रॉस होल्डिंग देखिए, हिंडाल्को वोडाफोन आइडिया में 4.76% होल्ड करता है, पर वोडा हिंडाल्को इज ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ ग्रासिम इंडस्ट्रीज, लेट मी कम बैक एंड शो यू। ये जो क्रॉस, इसको क्रॉस होल्डिंग बोला जाता है, लेट मी शो यू। हिंडाल्को आप देखिए ग्रासिम में 4.72% होल्ड कर रहा है, सॉरी, वोडाफोन आइडिया में हिंडाल्को 4.72% होल्ड कर रहा है। अब देखिए ग्रासिम में हिंडाल्को कितना होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये देखिए हिंडाल्को इज होल्डिंग 4.29%, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं मगर ठीक है, 4.29% हिंडाल्को ग्रासिम में होल्ड कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा ये बहुत मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इन लोगों का होल्डिंग पैटर्न। फिर जब आप हिंडाल्को में एक बार जाके देखता है हिंडाल्को का शेयर होल्डिंग में क्या है, जैसे जब तक खुलता है टाटा सॉन्स, टाटा सॉन्स होल्ड्स मेजोरिटी ऑफ टाटाज बिजनेस, मतलब जिसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, ऐसे कंपनीज को होल्डिंग कंपनी बोले जाते हैं। टाटा सॉन्स इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप, मगर उसके खुद का कोई बिजनेस नहीं है, बाकी कंपनीज को होल्ड करता है, दैट्स इट। जैसे बजाज होल्डिंग्स है, बजाज होल्डिंग्स का अपना कोई बिजनेस नहीं है, पर बजाज होल्डिंग होल्ड्स बजाज फिनकॉर्प,
बजाज ऑटो, ये डिफरेंट कंपनीज को होल्ड करने के लिए कंपनी है, होल्डिंग कंपनी। तो विल डिस्कस होल्डिंग कंपनी के एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हम आपसे शेयर करेगा। अ, तो हिंडाल्को, ठीक है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देखते हैं जल्दी से। प्रोमोटर होल्डिंग कितना है? अच्छा, इसका जो थोड़ा बहुत होल्डिंग दिख रहा है, तो ग्रासिम का देखिए। अब देखो ग्रासिम में हिंडाल्को 4% के आसपास का एक देखा, ग्रासिम में हिंडाल्को होल्ड कर रहा है, राइट। हिंडाल्को में ग्रासिम भी होल्ड कर रहा है, देखिए यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज होल्ड्स 3.92% स्टेक ऑफ हिंडाल्को। ये सब क्रॉस होल्डिंग है, एक दूसरों का, ये उसका भी होल्ड कर रहा है, वो इसका भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना के रखा है कंपनीज, ठीक है। तो इसको लेके हम लोग को चलना पड़ेगा। तो दैट वाज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। तो वहां से एकदम कोड टेक्निकल चीजें डिस्कस करना चालू करेगा। दीज आर ऑल वट एवर टूडे आई हैव डिस्कस, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट बेसिक कॉन्सेप्ट। वो अगर नहीं समझेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगा। मगर एक चीज ये इसका थोड़ा सा और एक्सटेंडेड इम्प्लीकेशन, जो कॉन्सोलिडेटेड और स्टैंड अलोन का, कॉन्सोलिडेटेड का क्या इम्प्लीकेशन, एक सब्सिडियरी होता है तो उसके आपके पीएल में क्या इम्प्लीकेशन होता है, एक एसोसिएट होता है तो पीएल में क्या इम्प्लीकेशन होता है, और जेवी होता है तो क्या इम्प्लीकेशन आपके पीएल में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिलता है। वो चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और उसके साथ और उसके बाद वी विल गेट इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डायरेक्टली, ठीक है। दिस मच इज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड don't miss the next video as well. Thank you so much.